तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक बार बहुत सारी अपडेट्स की। काफी समय बाद एक न्यूज वीडियो बन रही है, लेकिन आज बात ही कुछ ऐसी है, मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो मैंने सोचा सबको कंपाइल करना चाहिए एक वीडियो के अंदर। तो हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस के बारे में, कब उनका रिटर्न होगा, कब ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट उनकी कन्फ्रंटेशन हमें सुनने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो NXT में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि WWE ने कुछ बड़े नामों को फायर कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि विंस मैकमैन एक बार फिर से सब कुछ चेंज कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट रिलीज हुआ उसके बाद तो डेफिनेटली क्राउड बिल्कुल भी खुश नहीं है, WWE यूनिवर्स हैप्पी नहीं है। हम बात करेंगे कल हुई AEW डायनामाइट की, जो इंपॉर्टेंट चीजें उस शो के अंदर हुई वो डिस्कस करेंगे, और कब WWE वापस जाने वाली है द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। तो बहुत कुछ रहने वाला है, वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखते रहें गाइस, और अपने ओपिनियंस इन सभी स्टोरीज के बारे में मुझे देना कमेंट्स में ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्टोरी से। तो अभी कुछ टाइम पहले अपडेट आई कि समोआ जो है उनको एक बार फिर से WWE ने रिलीज कर दिया है। अब जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था वो कमेंट्री के ऊपर थे, हम स्पेक्युलेट कर रहे थे कि भाई जो है वो लड़ना चाहते हैं, रेसलिंग करना चाहते हैं, शायद इसकी वजह से उन्होंने WWE से रिलीज मांगा। लेकिन उसके बाद उनका रिटर्न हमें देखने को मिला था NXT के अंदर। ट्रिपल एच ने उनको वो मौका दिया जो विंस मैकमैन नहीं देना चाहते थे। समोआ जो वापस आए, वो NXT चैंपियन बने और उसके बाद उन्होंने अपना टाइटल रिलिंक्विश करा। लेकिन ये वो चीज थी जो कि हमने सिर्फ टीवी पे देखी है। इसके अलावा समोआ जो का बैक स्टेज रोल था NXT में टैलेंट्स के साथ काम करना, उनको ट्रेन करना और डेफिनेटली नए ऐसे टैलेंट्स भी ढूंढना अपने जैसे, ताकि NXT की ग्रोथ आगे कंटिन्यू हो सके। लेकिन WWE ने गाइस आज समोआ जो को एक बार फिर से रिलीज कर दिया फॉर द सेकंड टाइम, आई थिंक लगभग 3 महीने के गैप में। और उसके बाद समोआ जो ने जाके ट्वीट भी करी, जहां पे वो थैंक यू बोल रहे हैं सभी लोगों को, और वो कहते हैं कि मैं काफी एक्साइटेड हूं उन सारे टैलेंट्स के फ्यूचर के लिए जो अब NXT का पार्ट है, और साथ के साथ अपने फ्यूचर के लिए भी। तो समोआ जो अब क्या करते हैं वो देखना डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा रिलीज है जिसका नाम हमें कल सुनने को मिला था WWE की तरफ से, और वो है विलियम रीगल। अगर आप ट्विटर पे जाके इस समय विलियम रीगल का नाम लिखेंगे तो आपको पॉजिटिव ओपिनियंस के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बंदा है जो रेसलिंग से अब नहीं जुड़ा, WCW के टाइम से है और फिर WWE के अंदर आया, पहले एज अ रेसलर कमाल किया, और उसके बाद बैक स्टेज रोल जो उनका रहा है इतने सालों से वो कितना बढ़िया था। ट्रिपल एच के साथ क्लोजली काम करा उन्होंने NXT में, उस रोस्टर को बनाने के लिए, उस स्टोरी लाइन को बनाने के लिए जो हमने इतने टाइम तक NXT के अंदर एंजॉय करी। और लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज थे जब विलियम रीगल का गाइस हमें रिलीज कल सुनने को मिला। सारे लोगों ने यही बोला है कि किस तरीके से विलियम रीगल ने उनके करियर में कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डाला है। केविन ओवेंस, बेकी लिंच जैसे सुपरस्टार्स का करियर स्टार्ट तब हुआ जब विलियम रीगल ने सोचा कि हाँ इनको हमें मौका देना चाहिए। तो डेफिनेटली उनका एक पॉजिटिव इंपैक्ट था, और WWE से जब वो दूर गए हैं तो वो एक बहुत सैड सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन इसके अलावा भी एक और ऐसा नाम था जो कि मैंने पर्सनली कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि NXT को छोड़ के जा सकता है या फिर WWE को छोड़ के जा सकता है, और वो है गाइस रोड डॉग। और यहाँ पे जब उनका रिलीज अनाउंस हुआ तो मैं बहुत कंफ्यूज था पहली बात, क्योंकि वो ट्रिपल एच के तो कमाल के दोस्त हैं, लेकिन WWE के साथ इतने सालों से वो बैक स्टेज रिलेशंस में जुड़े हुए हैं कि उनको बाहर निकालने से आई डोंट थिंक WWE का कुछ बहुत फायदा होता। तो विलियम रीगल का जो लॉस है वो काफी बड़ा रहेगा WWE के। लेकिन इसके अलावा कुछ रेसलर्स को रिलीज करा गया, जैसे कि टिमोथी थैचर, डैनी बर्च, लेकिन डेव कपूर का भी यहाँ पे नाम आता है, जिनको हम खली के मैनेजर की तरह देखते इतने सालों से स्क्रीन के ऊपर। उनका नाम था रंजन सिंह। लेकिन आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे भी ये बात पता लगी कि डेव कपूर NXT के लीड थे, और जो भी पिछले कुछ सालों में क्रिएटिव चीजें थी, जो डिसीजंस थे, वो उनके थ्रू जाते थे। अगर वो उसको अप्रूव करते थे तभी हमें NXT के शो पे कुछ देखने को मिलता था। तो भाई एक अंडररेटेड बंदा हो गया मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो इतना कुछ काम करता है, और अब उनको अगर NXT से निकाल दिया गया तो डेफिनेटली उनका भी कंट्रोल छीना जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें ट्रिपल एच के साथ क्यों जुड़ती हैं? तो गाइस जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि आखिर क्यों ये एकदम से रिलीज हुए, विलियम रीगल जैसे बड़े नामों को समोआ जो को क्यों रिलीज कर दिया गया, इसलिए क्योंकि वो ट्रिपल एच के हायर्स हैं। WWE विंस मैकमैन के साथ जो है अब चलना चाहती है इस नए NXT की तरफ। जो भी वो करेंगे वो विंस मैकमैन और उनकी बनाई गई टीम जो है उस पर काम करेगी। ट्रिपल एच ने जिन लोगों को हायर करा है वो कुछ चीजें पसंद नहीं करते हैं, और हमने देखा था कि NXT के अभी शो में कैसे पुराने NXT साइन को डिस्ट्रॉय करा गया था। वो क्लियरली एक आइडिया था कि हाँ भाई तुमने जो भी इतने सालों से किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन हम अपनी चीज करेंगे जो हमारे हिसाब से सही है। तो इस वजह से माना जा रहा है कि ये सारी चीजें करी गई, इनको रिलीज करा गया। और WWE के हेडक्वार्टर्स में जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है,
क्योंकि बहुत सारे टॉप पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों को फायर नहीं करना चाहिए था, इनका रिलीज नहीं होना चाहिए था। तो अब NXT की डायरेक्शन क्या है आई डोंट नो। विलियम रीगल समोआ जो का फ्यूचर रहने वाला है उसके बारे में हम कुछ खास इस समय कह नहीं सकते गाइस, लेकिन मुझे लगता है कि अब NXT, क्योंकि मैं तो इतने समय से देख ही नहीं रहा हूं, तो मेरा अभी भी कुछ खास उसमें ऐसा इंटरेस्ट नहीं बन रहा कि मैं स्पेशली जाके उस शो को देखूं। ये सारी चीजें आई थिंक एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है और कहीं ना कहीं WWE में जो सुपरस्टार्स काम कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, उनको अपना करियर जो है वो थोड़ा इनसिक्योर फील होता है कि भाई किसी भी दिन हम उठें और हो सकता है कि हमारी जॉब है जो चली जाए। ट्रिपल एच खुद अभी हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, हम जानते हैं, तो वो इसमें कुछ खास इनपुट दे नहीं सकते और शायद WWE इससे पहले कि ट्रिपल एच वापस आए सारा कंट्रोल NXT का चेंज करना चाहती है ताकि ट्रिपल एच भी प्रॉब्ली NXT को आगे से कंट्रोल ना कर पाए। तो इंटरेस्टिंग रहेगा जैसे सिचुएशन डेवलप होती है, क्या और लोग भी ऐसे ही फायर करे जाएंगे। गाइस, ये जानने के लिए आप चैनल पर बने रहें, जो भी अपडेट्स आएंगी मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। इसके अलावा हम बात करें तो WWE वापस जा रही है सऊदी अरेबिया में। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ही समय पहले क्राउन ज्वेल हुआ था जहां रोमन और ब्रॉक का मैच था, लेकिन अगले महीने एक बार फिर से हमें सऊदी अरेबिया का पेपर व्यू देखने को मिलेगा रॉयल रंबल के बाद, और प्रोबेबली उसके बाद सीधा फिर रेसलमेनिया होगी। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या उसके लिए बुकिंग करी जाती है, लेकिन फर्स्ट गोल इज रॉयल रंबल और जो भी उसके लिए होगा गाइस WWE अभी स्टार्ट कर रही है बुकिंग। नेक्स्ट चीज की हम बात करें तो कल हुई थी AEW डायनामाइट, जो कि मैं लाइव नहीं देख पाया था बिजी होने की वजह से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर हुई हैं। सबसे पहला ये शो था TBS पे, तो TNT की जगह अब नए चैनल पे डायनामाइट का शो एयर हो रहा है और यहाँ पे डैनियल ब्रायन और हैंगमैन पेज का मैच देखने को मिला फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। बहुत ही कमाल का मैच था, मतलब कुछ भी इससे मैं छीन नहीं सकता हूं। जिस तरीके से इन्होंने पहले 1 घंटे का मैच दिया और वो ड्रॉ में कन्वर्ट हुआ, लोग बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहे थे कि भाई ड्रॉ क्यों हुआ, लेकिन इस बार 30 मिनट के अंदर ही हैंगमैन पेज ने हरा दिया ब्रायन को और उन्होंने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया है। इस मैच में हमें ब्लड देखने को मिला, रेसलिंग देखने को मिली, क्राउड कमाल का देखने को मिला। ओवरऑल मेरे हिसाब से एक क्लासिक था। ऑलरेडी AEW ने एक मैच ऑफ द ईयर का कंटेंडर फर्स्ट वीक में जो है वो इस नए साल में बना दिया है। आई थिंक बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने इस मैच को कंट्रोल करा। एक पॉइंट था जब ब्रायन अपनी नी लगाते हैं और मुझे लग रहा था टाइटल चेंज हो सकता है, लेकिन वहां पे एडम हैंगमैन पेज किक आउट करते हैं और वो अपना बक शॉट लैरिएट लगा के ब्रायन को हरा देते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग रही इनकी और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि जो इस सैटरडे को स्पेशल इवेंट होगा बैटल ऑफ बेल्ट्स, क्या उसमें कुछ नया अनाउंस करा जाता है फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप गाइस, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा CM पंक और MJF का प्रोमो, और आई डोंट थिंक कि लोग इससे बहुत खुश थे क्योंकि यहाँ पे रेसलमेनिया को मेंशन करा गया, लेकिन मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं कि अगर WWE किसी प्रोमो में आके AEW को मेंशन करती है मैं वो चीज पसंद करूंगा, और सेम गोस फॉर AEW, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो रेसलिंग फैन की तरह मुझे पसंद आती है। मैं नहीं सोचता कि भाई हर बार WWE का क्यों नाम ले रहे हैं। तो MJF ने यहाँ पे रॉडी पाइपर को CM पंक से कंपेयर करा और वो कहते हैं कि भाई रॉडी पाइपर ने तो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करा था और तुमने वो चीज बिल्कुल करी नहीं, और अगर ऐसे मुझे AEW में डिसरिस्पेक्ट मिलती रही तो हो सकता है एक दिन मैं भी रेसलमेनिया को हेडलाइन करूं। तो CM पंक इसके जवाब में ये कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि वहां पे चीजें इतनी अच्छी हैं तो क्यों ना तुम वहां पे जाओ और इस 4 नाइट के बाय 1 गेट 1 फ्री इवेंट को तुम हेडलाइन करो, उसके बाद रिलीज हो जाओ, लेकिन जब तुम फिर यहाँ पे वापस आओगे तब भी मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे को तुम्हारी बीटिंग देने के लिए। तो लोग बिल्कुल पॉप हो गए थे इस लाइन पे, बाय 1 गेट 1 फ्री, क्योंकि नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया हम जानते हैं इस तरीके से काम करती है अब। तो CM पंक ने डेफिनेटली उसके लिए एक शॉट लिया, लेकिन अगर एक रेसलिंग प्रोमो की हम बात करें तो मैं बिल्कुल भाई एंजॉय कर रहा था इस पूरी चीज को। मेरी हंसी छूटी उस पॉइंट पे, यानी कि मेरे को एंटरटेनमेंट मिली उस चीज के अंदर। अब अगर रोमन रेंज आके AEW को मेंशन करते हैं तो मैं उस चीज पे भी हंसूंगा, उसमें भी एंटरटेनमेंट लूंगा। तो डेफिनेटली गाइस ये एक बढ़िया बात थी। इसके अलावा जुरासिक एक्सप्रेस ने फाइनली जो है वो लूचा ब्रदर्स को हरा दिया है टू कैप्चर द AEW टैग टीम टाइटल्स। ये बहुत समय से टाइटल रेंज चल रही थी, लेकिन आई थिंक एक ऐसा स्विच जिसकी जरूरत भी थी, तो उसके लिए कोई मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैच था। रे फिनिक्स की इंजरी यहाँ पे काफी बुरी लग रही थी मैच में, लेकिन उन्होंने ट्विटर पे बताया कि सबकी विशेष शायद उनके लिए काम कर गई, क्योंकि कोई ब्रोकन बोन्स या सीवियर इंजरी उनको नहीं हुई है और वो डेफिनेटली अब ठीक फील कर रहे हैं। जल्द ही वापस हमें वो एक्शन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद विमेंस का जो नया टाइटल था TBS चैंपियनशिप, जेड कारगिल ने हराया रूबी सोहो को और उन्होंने जो फर्स्ट चैंपियनशिप है उसको कैप्चर कर लिया। मुझे ये मैच बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं, और जेड कारगिल की रेसलिंग से मैं उतना इंप्रेस नहीं था, ना ही रूबी सोहो की रेसलिंग से इंप्रेस था। ये पूरा टूर्नामेंट मेरे को बिल्कुल एवरेज लगा और यहाँ पे AEW को काफी मेहनत करनी पड़ेगी अगर इस चैंपियनशिप की वैल्यू उनको बढ़ानी है। और अगर इस शो की व्यूअरशिप की हम बात करें तो उसने भी डिसअपॉइंट नहीं करा, क्योंकि 1.010 मिलियन व्यूअर्स थे,
जो कि मतलब एक छोटे नेटवर्क से छोटा नेटवर्क है TBS TNT के कंपैरिजन में, तो उस पर इतने व्यूअर्स अगर फर्स्ट शो में आए तो वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक बार फिर से काफी हाइप करी गई थी शो की, तो क्या नेक्स्ट वीक ये रिटेन हो पाएगा, वो गाइस देखना इंटरेस्टिंग होगा। और फाइनली हम बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि है रिगार्डिंग रोमन रेंस। और WWE ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि उनको मेडिकली क्लियर कर दिया गया है एंड ही विल बी देयर टुमारो नाइट ऑन स्मैकडाउन। यानी कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की ऑफिशियल जो कन्फ्रंटेशन है वो कल हमें देखने को मिलने वाली है स्मैकडाउन पे। बहुत इंटरेस्टेड हूं मैं शो के लिए और उसका रिव्यू आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन अब लोग ये सोच रहे हैं अगर इतनी जल्दी रोमन सही हो गया, क्या WWE ने बहाना बनाया था रोमन का पॉजिटिव होने का ताकि वो ब्रॉक को भी चैंपियन बना के एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच कर सके? आई डोंट थिंक सो, और मैं ऐसा कुछ बिलीव भी नहीं करूंगा, क्योंकि सेम केस सेथ रॉलिंस का भी था। उन्होंने 25 को अनाउंस करा था कि मुझे कोविड है और फिर वो डे 1 पे लड़ रहे थे आके। तो ऐसा हो सकता है कि रोमन को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से वो डे 1 में नहीं परफॉर्म कर पाए। लेकिन जो भी WWE ने करा वो बिल्कुल सही है। अगर हमको शो देखने में मजा आ रहा है उसके लिए हम एंटरटेन हो रहे हैं, एक तरफ रोमन वर्सेस ब्रॉक और दूसरी तरफ ब्रॉक वर्सेस लैशली, तो भाई क्या ही मैं इसके अंदर कंप्लेंट करूं। तो ये भी बहुत मस्त चीज चल रही है और कल की स्मैकडाउन गाइस अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो अपने ओपिनियंस इन सभी अपडेट्स के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आज की वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग।